हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों अरेंजमेंट मैं आपका लेने के लिए आया हूँ। और हमारा जो है, हम इसमें आपका ज्योग्राफी को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? तो हमने इसमें एक लेक्चर अभी तक किया था, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं पढ़े थे। इसमें हम भूगोल को पढ़ रहे थे, आपका मानव भूगोल क्या है, प्रकृति क्या है। अभी तो आज इसको पढ़ लीजिए। अभी सेकंड लेक्चर जब होगा मैं इसको नोट रूप में आपको लिखवा दूंगा एक एक अच्छा करके कि भाई आपका डाब लेसना है क्या, आप अपनी थ्योरी दी, आईकडी प्लांकर ने अपनी क्या थ्योरी दी, और कौन कौन से जोग्राफर ह्यूमन जोग्राफी के बारे में क्या बताते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, किस तरीके से वो जो है हमारी प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी को हम लोग आपका देखेंगे। एलन सैंपल ने, आपका रेड जेल ने, जो भी आपका डेफिनेशन दिए उनको भी हम एक बार गौर करते हैं। क्लियर है? कह रहे हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई। यह प्रौद्योगिकी है जिसके ड्राई हाइडम में के लोग जैसे अन्य प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधित विजय पाने के लिए सक्षम हुए। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों के को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोल वेत्ता ग्राफिक आपका टेलर ने, ये इनको ध्यान रखना, जोग्राफर हैं ग्राफिक टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर थी, पर्यायवाद निश्चयवाद और पर्यावरणीय संभाव्यवाद। एक है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा है संभववाद नव निश्चय संभववाद, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नामांकन किया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑप्शनल रूप में या फिर एक नंबर के जो आप क्वेश्चन आते हैं कि रुको और जाओ का निश्चयवाद का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे ग्राफिक टेलर। रुको और जाओ में निश्चितवाद किसको रेक्टिफाई करता है, तो पर्यावरणीय निश्चितवाद और संभववाद के बीच के जो मध्यम मार्ग है यही है नव निश्चितवाद। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसी को कहा गया नव निश्चितवाद। क्लियर है? ये हमको देखने की, बात करने की जरूरत। क्लियर है? ताकि हमको क्लियर हो गया। अब आप जो नगर में रहते हैं, जो आप नगर देख चुके हैं, जानते हैं कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण के बीच बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको। देखिए मतलब समझा है कि आप किसी भी चौराहे पर जाते हैं किसी शहर में, तो आप क्या देखते हैं, किसी शहर में पहुंचने के बाद आप क्या देखते हैं, वहां जाकर आप देखते हैं रेड लाइट। लाल बत्ती का अर्थ क्या है, तो लाल बत्ती का अर्थ है रुको, यानी कि एबर। एबर का मतलब होता है पीला। पीला यानी कि लाल और हरी के बीच में रुकने के लिए तैयार रहना। लाल का मतलब होता है रुको, हरी का मतलब होता है जाना। तो लाल और हरी के बीच में बत्ती जलती है, लाइट आती है, एक लाइट है, उस बत्ती को बोलते हैं पीली, एबर। एबर का मतलब होता है कि दोनों के बीच में। तो ऐसे ही यहाँ इसको दिखाया गया है कि भैया पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी कि लाल, संभववाद यानी कि हरी के बीच में भी है एक नव निश्चयवाद। इस तरीके से इन्होंने रेक्टिफाई किया। ठीक, तो इसी को कहा गया है कि इसके बीच में है और इसमें रुककर तैयार रहने के अंतराल, यानी कि येलो लाइट क्या बताती है कि भैया रेडी रहो, कभी भी ग्रीन हो सकती है। हरी बत्ती का अर्थ है कि जाओ। तो संकल्पना यह दर्शाती है कि ना तो नियत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरण निश्चयवाद है और ना ही नियत स्वतंत्रता संभववाद का दशा है, यानी कि दोनों कंडीशन बताइए। आप अगर कहो कि नियत आवश्यकता है तो ऐसा नहीं है, और नियत स्वतंत्रता है ये भी नहीं। इसका अर्थ है कि प्रकृति नियमों का अनुपालन से हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो नियम है अगर हम उनका अनुपालन करेंगे तो ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ला संकेत देने और पर्यावरण में रूपांतरित सुकृति है वे अपने विकास के प्रदान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि सीमाओं में जो पर्यावरण हानि नहीं करती
व संभव बात को उत्पन्न किया जा सकता है। अनाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं में से मुक्त नहीं होती है। विकास अर्थव्यवस्था के द्वारा चलाई गई मुक्त पर्यावरण स्वरूप हरितगृह प्रभाव, ओजोन अपक्षय, भूमंडलीय ताप के पीछे हटी हिमानी, निम्नीकृत भूमियां, नव निश्चयवाद संकल्पना और ये सारी चीजें बनी हैं जो संभववाद के बीच में अपरिहार्य है और हमको दिखाती है। तो अगर आपसे कोई थ्योरी पूछ ले क्या है नव निश्चयवाद, किसने दी है, ग्राफिक टेलर ने, क्या कहानी है, ये आपका इसको बताया पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच में नव निश्चयवाद, यानी कि नव निश्चयवाद को कहा है रुको जाओ को रेड और ग्रीन के बीच में जो येलो लाइट जलती है उससे समझाया है और बताने का प्रयास किया गया है। नियत जो आपका पर्यावरण आवश्यकता वो पर्यावरणीय निश्चितवाद है और नियत स्वतंत्रता उस संभववाद की दशा है और प्रकृति पर हम अनुपालनों यानी कि नियमों के अनुसार ही काम कर सकते हैं दिखाने का प्रयास किया है। क्लियर है? पहले इसको देखिए, समझिए, कोई डाउट क्वेरी है मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। समय के गलियारों से मानव भूगोल पर्यावरण के अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया इन पर्यावरण के स्वरूप और धरातल की विभिन्न परिस्थिति के रूप में निकेतन मानव के उदय के साथ आरंभ। इस प्रक्रिया को यदि हम पर्यावरण और मानव की अंतःक्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक सतत उपाय है और समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपाय में परिवर्तन है। गंतव्यात्मक विषय में परिवर्तनशील प्रकृति दर्शाती है कि पहले समाज के बीच अंतःक्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बीच का ज्ञान भी सीमित था। यात्री अन्वेषक ने अपनी यात्राओं के बारे में सूचित करना प्रसार किया होगा और आपका नौचालन संबंधी कुशलता विकसित नहीं थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। जब पहले नौचालन का हमको ज्ञान नहीं था, नाव कैसे चलेगी ये, तो उससे पहले की जो यात्रा होती थी समुद्र में वो खतरे से खाली नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण उन्होंने प्रयास किया, जो खोजकर्ता उन्होंने प्रयास किया कि धीरे धीरे देश के लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए गति प्रदान की गई, तार्किक संबंध पर पहुंच सके और तुलनात्मक सूचना प्राप्त हो सकी। यह आशा ऐतिहासिक और विवरण प्रस्तुत करने की नहीं है, केवल मानव भूगोल के क्रमिक और अवगत कराने के संक्षिप्त है। भूगोल में उप क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल का विस्तृत आवश्यकता से परिचित कराया जाता है। कैसा है? हम उसी से आपका परिचित कराते हैं। क्लियर है? और इसको हम देखते हैं कि मानव अन्वेषण किस प्रकार से संबंधित है और समय के साथ कैसे गलियारे तय हुए। जैसे आप देख सकते हैं कि समय के साथ यात्राएं, ये सारी चीजें आपका सुलभ होना शुरू हो गई थी। कैसे यात्राओं का विकास हुआ, कैसे ये चीजें यात्रा के रूप में विकसित हुई, आप इनको देख सकते हैं। चलो आगे बढ़े। मानव भूगोल की कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोल वेताओं ने पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया। अमूलवादी यानी कि रेडिकल, रेडिकल मतलब जानते हो, जो पल पल लेते फिर जाते हैं। विचार के निर्धनता कारण बंधन और सामाजिक व्यवस्था असमानता की व्याख्या में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। समकालीन सामाजिक समस्याओं को पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचार में प्रत्यक्ष से अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, जाति और धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक सर्वांगों का बोध के रूप में हमने देखा। क्लियर है? तो ये कुछ कल्याणपरक मटीरियल जो आपको इसमें दिखाई
क्लियर है? मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा कि आप देखे हैं कि मानव जीवन के सभी तत्व, अंतराल इसके अंतर्गत वे घटित होते हैं जो मानव से संबंधित व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने में उसकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतर संबंध विकसित करता है कि भैया ताकि समझ सके क्या कुछ है, कैसा है, एक आपसी संबंध और सहयोग को प्रदर्शित करता है। ठीक, मानव भूगोल के साथ ऐसा नहीं है कि आइए मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र को परिलक्षित करें। आप अपने अनुभव किया होगा कि सूची विशाल है और विस्तृत है। मानव भूगोल के विस्तार में परिमंडल को परिलक्षित किया है, उपक्षेत्र और सीमा अति व्यय होती है और पुस्तक और अध्ययनों के रूप में भी सामग्री दी गई है। आपको मानव भूगोल के विषय में पर्याप्त और विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। क्रिया और अभ्यास इसके विषय को अधिक समझने के लिए आप अच्छा सा अनुभव करोगे। क्या करोगे? आप अच्छा सा अनुभव इसमें कर लोगे कि आपका मानव भूगोल क्या है। ठीक, इस प्रकार से हम इन्हें मानव भूगोल को देखेंगे। ठीक, तो मानव भूगोल कैसे हैं? उप क्षेत्र ना, देख लिया। अब कुछ क्षेत्र है, इसमें समय अवधि है, उपागम है और इसके जो कोई वृद्ध लक्षण है उनको आप देखिए। जैसे आरंभिक उपनिवेश युग था, इसमें अन्वेषण किया गया, वितरण किया गया। क्या दिखाया गया कि साम्राज्य और व्यवहारिक रुचि के नए क्षेत्रों की खोज प्रोत्साहित किया गया और विज्ञान वितरण विभाग का भी इसमें वर्णन को रखा गया। उत्तर उपनिवेशिक युग आया, इसमें प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, सभी के सभी विस्तृत चीजें की गई और सभी को पूर्ण पृथ्वी का भाग इन सब चीजों के रूप में देखा गया। अंतर युद्ध की अवधि को देखिए, क्षेत्रीय विभाजन, प्रदेश में किस प्रकार भी बनता उसको समझाने पहचानने की लक्षणता है। 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन आए, कैसे कंप्यूटर पास्कर क्वांटम रूप में निकला, चित्रित किया गया, विश्लेषणात्मक हुए, नियम पेयर नियम, इन सबको आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो क्या कुछ कैसे है। इसको देख लें आप एक बार, तब वो समझ। चलिए, अब कह रहे हैं कि 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूलवादी, अमूल का मतलब होता है जो मूल रूप के जड़ के हैं, ऐसे हैं जड़ के हैं जो मूल रूप, और व्यवहार विचारों का उदय हुआ और मात्रात्मक क्रांति और संतुष्ट मात्रानुरूप से भूगोल का अध्ययन। मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचार और विचारों का अवुद्य प्रगति आदर। इन विचारों के लेकर थोड़ी थोड़ी जानकारी नीचे के बॉक्स में अवलोकन है, उनको देखेंगे। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, साम्यवाद, मानवीयकरण और इन सब पर प्रश्न उठे हैं और इनको हमने गौर करके देखा है कि क्या कुछ कैसे है। क्लियर है? तो किस तरीके से उपागम के क्षेत्र हैं, कैसे उप क्षेत्रों को दिखाया और बताया गया है, इनको हम पढ़ें। चलिए आगे बढ़े। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासन पर अगर हम लोग बात करें तो मानव भूगोल क्षेत्र के विषय हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से विषय हैं। उप क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से उप क्षेत्र हैं, ये हम लोग देख लेंगे। सामाजिक विज्ञान के सहयोग और अनावश्यक जो अंतरपृष्ठ है उनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में कुछ उसके उप क्षेत्र हैं, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल,
अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक और चिकित्सा, ये सारे इसी भूगोल की क्या है, श्रेणियां हैं, शाखा हैं, उपक्षेत्र हैं। अब जैसे मानव भूगोल, व्यवहारिक भूगोल में हम आपका मनोविज्ञान संबंधी चीजों को देखते हैं, कल्याण भूगोल में कल्याण शास्त्र, अवकाश भूगोल में सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी, इस तरीके से। और सैन्य भूगोल में हम आपका सैन्य विज्ञान संबंधी चीजों को पढ़ते हैं, उन अध्ययन को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं जिनको आप देख लीजिए, फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र उपक्षेत्र के विषय पर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको जानने का प्रयास किया, बाकी शेष पार्ट जो बचा हुआ है हम लोग इसका अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अभी लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत